Hello student, we will start our session from revision so that we can easily remember everything and all those things we had done in the previous video that we will revise easily. So what is stress? Stress is restoring force per unit area. As we see, stress is equal to force per unit area. But what is restoring force? तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, आफ्टर जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तब वो अपना शेप है, अगर इलास्टिक बॉडी हुई तो तब वो जो अपना शेप हो वो फिर से रिगेन करना चाहेगा, वो फिर से उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आना चाहेगा। ठीक है, तो वो जो अंदर से जो बॉडी जो है वो अपने आप जो फोर्स प्रोड्यूस करती है दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम जितना उसको डिफॉर्म करने में लगाएंगे उतना ही फोर्स वो रिस्टोर करने में लगाएगा। सो दैट्स वाई स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? तो हमने देखा था कि जो स्ट्रेन है वो जब हम कोई स्ट्रेस उस पर अप्लाई करते हैं तब जो उसमें कोई चेंज आता है, उसकी डायमेंशन में चेंज आता है, लाइक लेंथ में चेंज आता है, वो कंप्रेस होता है या इंक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर फोर्स, जैसे फोर्स लगाया कि टेंसाइल स्ट्रेस यूज़ किया तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस यूज़ किया तो उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट होगा। फिर अगर हम अदर यूज़ करते हैं शीयर स्ट्रेस तो उसकी जो सरफेस होगा, एक सरफेस फिक्स रहेगी, दूसरी जो सरफेस है उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो सब स्ट्रेन में आएगा। सो दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन समथिंग टू ओरिजिनल डायमेंशन, सॉरी द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो जो चेंज आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा और जो ओरिजिनल उसका जो डायमेंशन होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, देन लिनियर स्ट्रेन। व्हाट इज लिनियर स्ट्रेन? तो दो टाइप के लिनियर स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। जो दोनों है वो उसकी लेंथ पे वर्क करते। ठीक है, अगर टेंसाइल स्ट्रेन लगाया तो जैसे बोला जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन लगाया तो उसकी लेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो दोनों जो है वो रिलेटेड है लीनियर से, लीनियर स्ट्रेन से, so that both are considered in linear strain. So it is the increase or decrease per unit length per unit tension along the force. For example, tensile or a compressive strain. Then lateral strain, ये हमारे लिए नया है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसको नहीं देखा था। तो lateral strain क्या होगा? लाइक अगर हम कोई ट्यूब लेते हैं और सपोज कि वायर लेते हैं, ठीक है, तो हम वायर को जैसे उस पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, बट उसके साथ साथ उसके डायामीटर में भी चेंज होगा, उसका जो डायामीटर है वो चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम होगा, घटेगा। सो लेटरल स्ट्रेन इज द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन परपेंडिकुलर टू फोर्स। जो हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, ड्यू टू दैट परपेंडिकुलर फोर्स उसके जो लेटरल स्ट्रेन दैट इज लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसके डायमीटर में या उसके क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज आएगा तो वो लेटरल स्ट्रेन में कंसिडर होगा। ठीक है, देन इलास्टिक लिमिट। अब हम किसी भी चीज़ की इलास्टिक लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अगर हम कोई मटेरियल ले ले और हम कहेंगे कि इसका जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो इतना है। ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है? तो वो एक मेजरमेंट देगा, वो एक वैल्यू देगा कि ये जो मटेरियल है अगर हम उस पर इतना फोर्स लगाए तो वो इतना डिफॉर्म होगा और फिर वो उसका शेप जो है वो फिर से रिगेन करेगा। और अगर हम ज़्यादा लगाते हैं, उसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर चले जाते हैं, तो जो फोर्स है वो उसको ब्रेक कर सकता है और परमानेंटली डिफॉर्म कर सकता है। उसके बाद वो उसके जो नेचुरल इक्विलिब्रियम स्टेट थी उस पर नहीं आ सकता। हुक्स लॉ इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमने देखा था
कि हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। हमने देखा था, मैंने बोला था कि ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, आप इसको इजीली वे में याद रख सकते हैं। तो अब उसका जो रिलेशन है वो कैसा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो वो लीनियर रिलेशन है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मटेरियल जो है, मैटर है, वो डिफॉर्म होता जाएगा, स्ट्रेन जो है वो उसका उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। Then for a sufficiently small deforming force, stress is proportional to strain. Again वो लिखा हुआ है, stress proportional to strain. फिर we have to remove proportionality sign. So E, that is elastic constant, is equal to stress proportional to strain. Sorry, stress upon a strain. E is a proportionality constant known as a modulus of elasticity, depends on the material being deformed and on the nature of the deformation. कोई भी मटेरियल है तो उस वो जो है वो अलग अलग तरह से डिफॉर्म होगा, ठीक है। कि वायर को कंसिडर करें और वुडन को कंसिडर करें तो इन दोनों के जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्म होगा। Then now we start our session. Revision is complete. Okay, so different types of elasticity or elastic constant. Here we define three types of. First one is Young modulus, that is due to linear strain, either tensile or compressive. Then bulk modulus due to volumetric strain. Then shear strain. That is actually there is a shear modulus. By typo or typing mistake I had written shear strain. There must be shear modulus due to shear strain. Okay, so first one is Young modulus linear strain. तो Young modulus क्या है, अगर हम किसी एक वायर को ले, उसको सस्पेंड करते हैं, वेट लगाते हैं, ठीक है, उसके वन ऑफ द एंड पे हम वेट लगाते हैं और पाइवोट पॉइंट से हमने उसको सस्पेंड किया है। अब जैसे जैसे हम उस पर फोर्स बढ़ाते जाते हैं, वेट बढ़ाते जाते हैं, ड्यू टू वेट उस पर फोर्स लगेगा, टेंशन इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे उस वायर में डिफॉर्मेशन आएगा, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो उस तरह से हम उसका कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, और उसके अकॉर्डिंग हमको उस मटेरियल का यंग मॉड्यूलस मिलेगा कि ये मटेरियल का यंग मॉड्यूलस कितना है, उसका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। सो व्हाट इज यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लिनियर स्ट्रेन। अब ये जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस लिखा हुआ है, वी कैन कॉल ऑल्सो इट्स टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, so y is equal to longitudinal stress upon a linear strain और टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन अ लिनियर स्ट्रेस। अब कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब जैसे मैंने बोला कि फॉर वेट सस्पेंडेड टू एन इलास्टिक वायर, तो जो वेट सस्पेंड किया दैट इज F इज इक्वल टू mg, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया फॉर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। अब उसका यंग मॉड्यूलस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जैसे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम जाते हैं तो है वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन अ लिनियर स्ट्रेन, यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो वैसे ही हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, दैट इज F अपॉन A, ये लिख दिया। अब लिनियर स्ट्रेन क्या होगा, तो लिनियर स्ट्रेन होगा तो अब लिनियर स्ट्रेन क्या होगा, दैट इज डेल्टा L बाई L, और हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू F अपॉन A डिवाइड बाई डेल्टा L अपॉन L। अब जो L है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर है, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो ये A है वो
न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर है तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपका इक्वेशन फाइनली बन के आ जाएगा ये वाला। और फिर अगर हम उसमें f इज इक्वल टू एम जी, f इज इक्वल टू एम जी और a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा ये वाला, दैट इज अवर फाइनल इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। अब यंग मॉड्यूलस का एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि ये जो एक वायर है, ठीक है, हमने लिया है, उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर है और ड्यू टू वेट उस पर जो चेंजेस आ रहा है, ड्यू टू कितना, वो हमने न्यूटन उस पर फोर्स लगाया है, जो वेट सस्पेंड किया है दैट इज 10 न्यूटन्स। ओके, तो ड्यू टू दिस 10 न्यूटन्स उस पर क्या चेंज आ रहा है, तो दैट इज 2.5 mm का चेंज आ रहा है। 2.5 mm उसका हाइट जो है वो बढ़ रहा है। तो हमको डेल्टा एल पता चल गया कि डेल्टा एल जो है वो हमको 2.5 mm मिल रहा है, ठीक है। और वायर का जो डायामीटर है वो भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, बट हमको उसकी ज़रूरत है, बट जो है वो एरिया में काम आएगा, ठीक है वो। तो अभी स्ट्रेन में उसकी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नीडेड इन स्ट्रेन, बट जब हम उसको एरिया काउंट करेंगे उसका, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सॉरी दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे वो काउंट होगा। तो हम डायमीटर के ऊपर से हमको उसका रेडियस मिल जाएगा, रेडियस का स्क्वायर करके उसके साथ पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमको उसका एरिया मिल जाएगा। फोर्स हमको दिया गया हुआ है, हमको स्ट्रेन मिल गया डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल 2.5 mm है, एल जो है वो 4 mm है, तो हमको मिल जाएगा स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, और एफ बाय 10 न्यूटन को हम पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गया, तो हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है, सब कुछ मैंने बोल दिया है, सिर्फ आपको काउंट करके कैलकुलेशन करके लिखना है। अब बल्क मॉड्यूलस पे जाते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस क्या है, ठीक है, सो इट इज़ नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेन से डिवाइड किया गया हुआ है। हमने देखा था वॉल्यूम स्ट्रेन क्या था कि कोई भी मटेरियल है उसका शेप जो है वो सेम रहेगा और उसको इक्वली अमाउंट में यूनिफॉर्मली उसके इन ऑल इट्स डायरेक्शन हम इक्वल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म फोर्स लगाएंगे, तो उसका जो शेप है वो सेम रहेगा, बट उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज रहेगी। तो बल्क मॉड्यूलस क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नॉर्मल स्ट्रेस पर वॉल्यूम स्ट्रेन। जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो नीचे आएगा, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी, और ऊपर क्या आएगा, दैट इज नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हम उस पर लगाते हैं। हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि उस पर पहले पी प्रेशर लिखता है, ठीक है। अब पी को हम एफ अपॉन ए डिफाइन करते हैं, सो दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो हम उस पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, अब वी वॉल्यूम ले लेते हैं, उस पर हम पी जितना प्रेशर लग रहा था ऐसे डिफाइन करते, फिर उस पर पी प्लस डेल्टा पी जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी जितना चेंज होता है। अब वो डेल्टा वी जितना चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या फोर्स होगा, ठीक है, तो जो प्रेशर हमने अप्लाई किया डेल्टा पी जितना, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है डेल्टा वी जितना चेंज हुआ, तो अब इस इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। बल्कि बल्क मॉड्यूलस है वो के जैसा लिखा जाता है, मतलब उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फोर्स हमारे पास है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो मटेरियल हमने लिया है वो है, फिर उसके बाद उसका ओरिजिनल वॉल्यूम हमको पता है,
और डेल्टा भी कितना चेंज हुआ वो हमको पता लग जाएगा मटेरियल ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट से थ्रू द वर्नियर कैलिपर्स। और ओके, अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस कितना है, तो उसके ऊपर से हमको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल का जो बल्क मॉड्यूलस है वो क्या आएगा। तो हम अगर उस पर उतना फोर्स लगाएंगे तो उसके ऊपर से हम उसकी इलास्टिक लिमिट फाइंड कर सकते हैं कि वो इतना फोर्स लगाने पर इतना डिफॉर्म होता है, और वो जो है वो इतना ही फोर्स है वो ले सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम उसको फोर्स देंगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ परमानेंटली डिफॉर्मेशन इन द मटीरियल। अब उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस causes change in volume. वॉल्यूम स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, वो तो हमें पता ही है। अब शियर स्ट्रेन क्या है? तो हमने शियर स्ट्रेन देखा था कि हम किसी क्यूबॉइड को है उसकी एक सरफेस पे हम फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो थीटा डी जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो उसकी एक जो है वो सरफेस दैट इज फिक्स रहती है, दूसरी जो सरफेस है वहाँ पे डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट होता है। वो जो है अब हमको क्या देगा? वो हम उसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से शियर मॉड्यूलस। सो दिस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। तो जितना चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम उसको शियर स्ट्रेन मिलेगा, और जितना फोर्स शियर स्ट्रेस हमने अप्लाई किया उस दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा मिल जाएगा। नाउ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी। अगर हमको रिलेशन मिल जाता है, ठीक है, तो अगर हमको एक मटेरियल का कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट पता है तो हम दूसरे मटेरियल का फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इसके नेक्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या फोर्स होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर हमने अप्लाई किया डेल्टा पी जितना, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है डेल्टा वी जितना चेंज, तो अब इस इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। बल्कि बल्क मॉड्यूलस है वो के जैसा लिखा जाता है, मतलब उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फोर्स हमारे पास है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो मटेरियल हमने लिया है वो है, फिर उसके बाद उसका ओरिजिनल वॉल्यूम हमको पता है, और डेल्टा भी कितना चेंज हुआ वो हमको पता लग जाएगा मटेरियल ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट से थ्रू द वर्नियर कैलिपर्स। और ओके, अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस कितना है, तो उसके ऊपर से हमको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल का जो बल्क मॉड्यूलस है वो क्या आएगा। तो हम अगर उस पर उतना फोर्स लगाएंगे तो उसके ऊपर से हम उसकी इलास्टिक लिमिट फाइंड कर सकते हैं कि वो इतना फोर्स लगाने पर इतना डिफॉर्म होता है, और वो जो है वो इतना ही फोर्स है वो ले सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम उसको फोर्स देंगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ परमानेंटली डिफॉर्मेशन इन द मटीरियल। अब उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस causes change in volume. वॉल्यूम स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, वो तो हमें पता ही है। अब शियर स्ट्रेन क्या है? तो हमने शियर स्ट्रेन देखा था कि हम किसी क्यूबॉइड को है उसकी एक सरफेस पे हम फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो थीटा डी जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो उसकी एक जो है वो सरफेस दैट इज फिक्स रहती है, दूसरी जो सरफेस है वहाँ पे डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट होता है। वो जो है अब हमको क्या देगा? वो हम उसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से शियर मॉड्यूलस। सो दिस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। तो जितना चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम उसको शियर स्ट्रेन मिलेगा,
और जितना फोर्स शियर स्ट्रेस हमने अप्लाई किया उस दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा मिल जाएगा। नाउ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी। अगर हमको रिलेशन मिल जाता है, ठीक है, तो अगर हमको एक मटेरियल का कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट पता है तो हम दूसरे मटेरियल का फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम उसका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो एक जो बहुत ही अच्छा नॉन रिलेशन है दैट इज़ पॉइसन रेशियो। जो पॉइसन रेशियो है वो दो स्ट्रेन है उसका रेशियो है, ठीक है। दैट इज़ लेटरल स्ट्रेन जो उसकी डायमीटर में चेंज आएगा, उसके क्रॉस सेक्शन में चेंज आएगा, और जो उसके डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज़ लिनियर स्ट्रेन। पीपीटी में कुछ यहाँ पर डिस्प्ले होने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है वो ठीक से नहीं लिखा हुआ है। मैं इसका अच्छा सा पीडीएफ फॉर्म जो है वो रख दूँगी, फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब जो डेल्टा डी बाई डी है वो हमको देगा लेटरल स्ट्रेन, और हमको लिनियर स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो पता ही है दैट इज डेल्टा एल बाई एल। तो अगर हम इसका इक्वेशन देख लेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ट्यूब जैसा है। तो उसके अगर स्ट्रेन टेंसाइल लोड और टेंसाइल स्ट्रेस लगाया जाता है तो जो है उसका डायमीटर जो है वो d0 से होके d हो जाएगा, और उसका लेंथ जो l0 से है वो बढ़कर l हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइसन रेशियो इज द लेटरल स्ट्रेन अपॉन अ लिनियर स्ट्रेन। सो लिनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और ये भी लिख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद लेटरल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा डी अपॉन d0। अब उन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा पॉइसन रेशियो जो यहाँ पे लिखा हुआ था बट दिख नहीं रहा, दैट इज डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको तो जो पॉइसन रेशियो का जो इस इक्वेशन है वो आपको ऐसे मिल जाएगा। पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है 1 लिखा हुआ है, 1 अपॉन m इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं तो वो लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पे, और लेटरल स्ट्रेन अपॉन अ लिनियर स्ट्रेन दैट इज डेल्टा डी बाई डी अपॉन अ डेल्टा एल बाई एल। तो ये हो गया आपका पॉइसन रेशियो का इक्वेशन। अब यहाँ पे सिंपली फॉर्म में डिराइव करके लिखा हुआ है यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस का रिलेशन, यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस का रिलेशन, दैट इज योर यंग मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस का। अब ये मिल गया है तो इसके अकॉर्डिंग हम यंग मॉड्यूलस वाला इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करके हमको ऑल 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिलेशन मिल जाएंगे। तो इसमें जी फॉर शियर स्ट्रेस का आ जाएगा, मतलब शियर मॉड्यूलस आ जाएगा, के फॉर बल्क मॉड्यूलस आ गया, और ई फॉर यंग मॉड्यूलस आ गया। तो तीनों के तीनों डिराइव हो गए इन वन रिलेशन। ओके, तो हम हमारा सेशन